and with that we come to Milind sir. So Milind sir, all yours. I think you have something special to share with all of us. So please. Yeah. Without spending much of the time, I'll start my story. Yes sir. मेरी कथा का नाम है लंगड़े सरदार का भूत। लंगड़े सरदार का भूत। विंटर हॉलीडेज शुरू हो गई थी। सारे हॉस्टल्स खाली हो गए थे। चंद मग्घे और एमी पीएचडी वाले बच्चे और मेरे तरफ 8-10 लोग जो अलग अलग वजह से रुके थे वही हॉस्टल में थे। जब हॉस्टल्स खाली हो जाते हैं तो रातें बड़ी डरावनी होती है। रात के करीब 11 बजे थे। मैं, पंडित, अन्ना, दादा, राजू मेरे कमरे में यानी 121 तिलक में बैठकर गांजा पी रहे। रात के अंधेरे में कहीं से तो भी कोई चिल्लाया। हमने भी इधर से जवाब दिया। अचानक से राजू बोला, बॉस, ये साले लंगड़े सरदार की कहानी बहुत सुनी है, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं जिसने लंगड़े सरदार का भूत को देखा। पंडित ने अपनी उंगलियों पे पर कुछ कैलकुलेशंस की और बोला, अबे कल अमावस है, कल ही चलते हैं। अन्ना झट से बोला, मैं नहीं आएगा जी, मेरे को डर लगता है। इतना देर चुपचाप कश मारने वाला दादा बोला, अबे क्यों डरता है, कल नशा उतर जाएगा, सब भूल जाएगा। ले चिलम ले, जय भोले। अन्ना ने बड़े अदब से चिलम की लंगोट पकड़कर लंबा सुट्टा मारा। कहते हैं जब मेस के हॉल का स्लैब की ढलाई हो रही थी तब वहां पे एक लंगड़ा सरदार सुपरवाइजर था जिसकी ढलाई के दौरान किसी हादसे में मौत हो गई। तब से हर अमावस की रात में उसका भूत मेस के हॉल में घूमता है। आपने भी शायद सब लोगों ने सुनी होगी ये स्टोरी। बहुत लोगों ने उसकी बैसाखी की आवाज सुनी थी। हमारा मेस हॉल एक सिविल इंजीनियरिंग का अजूबा है। करीब 200 फीट लंबा और 40 फीट हॉल में बीच में कोई पिलर नहीं है। कुछ अति ज्ञानी सिविलची इसे ये भी कहते हैं कि लंगड़ा सरदार उसको सपोर्ट दिया है इसलिए गिरा नहीं। थोड़ी देर के लिए हमें दादा ने भटका दिया, लेकिन पंडित छोड़ने वाला नहीं था। वो प्रोग्राम तय हो गया तो कल हम सब रात को 11:15 बजे मालिया वाले गेट पे मिलेंगे। पंडित बराबर 12 बजे मेस हॉल के अंदर जाएगा बगैर किसी मोमबत्ती या दिया लिए और चलते चलते टंडन वाली छोर से निकलेगा। मैं नहीं आएगा जी, मेरे को डर लगता है, अन्ना चिल्लाया। अबे चुप साले, तू हमारे साथ रहेगा। हम सब एक साथ बोले। फिर भी अन्ना का भरोसा नहीं था। मैंने राजू को आंख मारी। राजू ने भरोसा दिया। तब तक माल खत्म हो चुका था। अब रात को 3 बजे किधर से मिलेगा? सबको पता था दादा हरामी के रूम में जरूर स्टॉक होगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वैसे भी उसे पता था कि हम इतने आलसी हैं कि कोई 121 तिलक से उसके कमरे में 212 टंडन यफ टॉप कोई नहीं जाए। बाकी हम सब तिलकवासी थे। अकेला दादा टंडन में रहता था। दूसरा दिन, आज इतिहास रचने वाला था। मोतीलाल की हिस्ट्री में पहली बार कोई लंगड़े सरकार के भूत से रूबरू होने वाला था। ढन ढन। रात के 11:30 बजे हम सब, मैं, पंडित, अन्ना और राजू मालविया के साइड मेस के गेट पे पहुंचे। दादा नदारत था। साला एमसी गांजा पी के पड़ा होगा। मैंने सिगरेट जलाई और हम सब 12 बजने का इंतजार करने लगे। अच्छी खासी ठंड थी। चारों तरफ सन्नाटा था। छुट्टियों के चलते सब कमरे के लाइट्स बंद थे और विंग्स में तो कभी बल्ब हमने जिंदगी में देखे ही नहीं। पोस्ट बॉक्स के पास वाला स्ट्रीट लाइट भी आज जल नहीं रहा था।
जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई, माहौल ज्यादा ही टेंस होते चला गया। बाकी समय चिकिर पिकिर करने वाले हम चारों माने बोलना ही भूल गए थे। 11:59। पंडित ने मेरे हाथ से सिगरेट छीनी और फटाफट दो चार सुट्टे मारे। उसका टेंशन मैं समझ गया। राजू ने मौका नहीं छोड़ा। क्यों बे, फटी क्या? पंडित का गुस्सा फूटा। दो चार 3 डायमेंशनल गालियां मार के सिगरेट मेरे हाथ में पकड़ा दी और बोला, पंछी इसे समझा दे, मरेगा एक दिन मेरे हाथ से। क्या कर लेगा बे? उधर राजू का बिहारू बाबू जागरूक हुआ। सभी तभी मेरे कैसियो वाली घड़ी में पिक पिक की आवाज आई। टाइम 000 दिखाने लगा। मैंने घड़ी दिखाई। पंडित ने लंबी सांस ली और धीरे से मेज का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी सी हवा की लहर बाहर आई। अंदर सुई पटक सन्नाटा था और घनघोर अंधेरा छाया था। अन्ना ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था। उसका हाथ गीला था। मैंने धीरे से उसकी पैंट को छुआ। उधर सब नॉर्मल था। पंडित एक योद्धा की तरह अंदर गया। अंदर जाते जाते उसने दरवाजा बंद किया। धीरे धीरे उसकी कदमों की आहट धुंधली होने लगी। हम तीन बाहर अकेले खड़े थे। वक्त गुजरता गया। शायद 5-7 मिनट हुए होंगे। ऐसा लग रहा था सदियों से खड़े हैं। अचानक जोर से चीख चिल्लाई दी। मुझे मेरे कान पे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे 2 लोगों की चीख सुनाई दी थी। राजू राजू बोला, पंछी भाग। भागना चाहता था लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे, मानो किसी ने कस के पकड़ लिए हो। 10 मिनट गुजर गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, ना कोई चहल पहल। क्या करे क्या न करे। धीरे से राजू बोला, चलो अंदर चल के देखते हैं। हम तीन हैं, हमें कुछ नहीं होगा। मैंने माचिस निकाली, 2-4 कागज जलाए। धीरे धीरे हम तीनों अंदर गए। आधा हॉल क्रॉस किया होगा। माचिस खत्म। इतने में मेरे पाँव लड़खड़ाए और मैं गिरा। वहां कोई था। अरे ये तो अपना पंडित है। उसका चश्मा मेरे हाथ को लगा। पंडित बेहोश पड़ा था। हमने तीनों ने उसे मेज के बाहर घसीटते हुए लाया। मैंने अन्ना को बोला, जा पानी लेके आ। वो साला हिलने को तैयार नहीं था। मैं दौड़ के गया। टॉयलेट में से मग्गा उठाया, नल खोला। ओह, पानी नहीं। जंप मार के डर्टी वाटर टैंक से काई हटाई और पानी भरा। पंडित के मुंह पे पानी मारने के बाद पंडित होश में आया। उसे हम धीरे धीरे कमरे में लेके आए और कॉट पे लिटाया। वो कुछ बोलने के मनस्थिति में नहीं था। टक टक लगाए छत की तरफ देख रहा था। राजू बोला, अबे चश्मा पहना इसे, साले को दिख नहीं रहा है। मैंने जेब से चश्मा निकाला और पहनाया। फिर भी वो वैसे ही देखता रह गया। रात भर कोई सोया नहीं, कोई कुछ बोला नहीं। सब शायद यही सोच रहे होंगे, दूसरी आवाज किसकी थी। मुझे मुझे हल्का सा लग रहा था कि कोई और था वहां। क्या वो मेरा वहम था या लंगड़े सरदार का भूत? सुबह के 5:30 या 6 बजे होंगे। कोई जोर जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। अरे ये तो दुलारे की आवाज है। मैंने दरवाजा खोला। हाफते हाफते दुलारे बोला, साहब साहब साहब, मेज में लाश। एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, किसकी लाश? दुलारे बोला दुलारे थोड़ा सा हड़बड़ाया। बोला, साहब वो तो पता नहीं। मैंने बोला, बे चूतिए, जा पता करके आ। मैंने उसे वहां से भगाया, क्योंकि थोड़ी देर वो और रुकता
तो शायद उसे शक हो जाता। पंडित अभी भी छत की तरफ टकटकी लगाया था। अन्ना अब फुल फ्लेजेडली रोने लग गया था। मैं और राजू हिम्मत करके रूम के बाहर आए और रेलिंग के पास खड़े होकर मेज की ओर देखने लगे। गेट के पास कुछ 5-6 लोग खड़े थे। मेरे कानों में तो पुलिस की गाड़ी की सायरन बजने लगा। थोड़ी देर में दुलारे दौड़ते हुआ आता दिखाई दिया। अरे ये क्या, इसके पीछे ये लंगड़ाते कौन आ रहा है? अरे ये तो अपना दादा है। ये इतने सवेरे, और ये लंगड़ा क्यों रहा है? उतने में दुलारे पहुंच गया और बोला, अरे साहब, कोई लाश वाश नहीं थी, अपने दादा साहब वहां सोए पड़े थे। So this is my story.